नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 23 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। डेंगू की एक नई वैक्सीन आई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही इसकी जो नया इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करेंगे। ओपन एआई, जिसकी जो पेरेंट कंपनी है किसकी, चैट जीपीटी की, उसके नए सीटीओ एक भारतीय को नियुक्त किया गया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। साइबर सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। वन आवरण नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी अपन आज बात करने वाले हैं। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है और इसके ऊपर क्या नया कुछ आया है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के 59 नंबर के जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में बात करते हैं। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, नाम है उनका एंडी बनहेम। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह की जो नियुक्तियां हैं इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की, तो वो पूछ लिया जाता है हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में, तो उस हिसाब से अपने को ना याद रखना है। कौन से नंबर के हैं, 59 नंबर के हैं। नाम है एंडी बनहेम। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। तो देखिए, आप जब आज़ादी का आंदोलन पढ़ते हैं या 1930 1940s के टाइम में जब देखते हैं तो इंग्लैंड कितना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज इनकी डेमोक्रेसी की आप कंडीशन देखिए, यानी कि स्थायित्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर बदलना अपने आप में बहुत अलग तरह की बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि लेबर पार्टी जो है उसकी सत्ता में वापसी हुई है। लेबर पार्टी बेसिकली उदार थी थोड़ी सी शुरू में भी, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था तब भी भारतीयों के पक्ष में अच्छे निर्णयों के लिए लेबर पार्टी जानी जाती थी। तो उस हिसाब से अपने को थोड़ा सा ये रिलीफ भी कि इंडिया और यूके के जो रिलेशन है वो भी अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। लेबर पार्टी के नेता है एंडी बनहेम। ब्रिटेन के 59 नंबर के प्रेसिडेंट बने। जब अपन बात करते हैं ना, देखिए, चाहे तो आप ब्रिटेन बोलिए, ठीक है, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, ये सभी एक ही देश के नाम है, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। कीर स्टार्मर जो थे उनकी जगह इन्होंने लिए, 56 साल के हैं और 10 सालों में 7वें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने। तो ये बातें हमने देख ली। आगे देखिए, डेंगू की वैक्सीन बनी है क्यूडेंगा, ठीक है, क्यूडेंगा। इम्पोर्टेंट क्यों? इम्पोर्टेंट इसलिए कि दुनिया में 1/3 जो डेंगू के मरीज होते हैं वो केवल इंडिया में होते हैं। और जब इंडिया इतना ज़्यादा प्रभावित है तो फिर इस वैक्सीन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बेसिकली बढ़ जाती है, राइट। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मंजूरी किसने दी? तो डीसीजीए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया संस्था है, उसने मंजूरी दी है। किस एज ग्रुप के लोगों के लिए काम में आएगी? 4 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति है उनके लिए ये काम करेगी। दूसरी बात, बेसिकली कई वैक्सीन से पहले ये जांच कराना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति को पहले वो रोग हुआ है या नहीं। लेकिन इस वैक्सीन में जरूरी नहीं है ये जांच कराना कि पहले किसी को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली उसको ये दी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने बनाई है? जापान की दवा कंपनी है ताकेदा। ताकेदा, ये नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो इन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, मंजूरी इन्होंने दे दी है, राइट। 3 माह के अंदर 2 डोज इसकी दी जाएगी और उसके बाद आप डेंगू से जो है सुरक्षित हो जाते हैं। ये बात हमने कर ली कि 1/3 जो मामले हैं डेंगू के वो इंडिया में ही होते हैं और इसलिए ये वैक्सीन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ना। और हमारी इंडियन संस्था ने जब इसको मंजूरी दे दी तो आप समझिए कि अब जो है इंडिया में आराम से इस वैक्सीन को यूज किया जा सकता है, राइट। चलिए आगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या काम करती है? हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको मैनेज करने का काम ये अथॉरिटी करती है। किसके अंतर्गत बनाई हुई है? सड़क और राजमार्ग मंत्रालय जो हमारा है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करती है, राइट। राजमार्ग मंत्रालय है ना, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ है, इसने एक नया जो है मार्ग मित्र नाम का एआई हेल्प सेंटर बनाया है। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप हाईवे पे यात्रा कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाते हैं। इसी के समाधान के लिए इन्होंने जो है मार्ग मित्र नाम का नया एक एआई इनेबल्ड हेल्प सेंटर बनाया है।
यानी कि ये भारतीय भाषाओं में लगभग 22 में आप आसानी से अपनी समस्या इसमें दर्ज करा सकते हैं। और हाईवे पे यात्रियों के लिए एक सिंगल विंडो समाधान है, चाहे आपकी गाड़ी डैमेज हो गई हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप इस एआई हेल्प सेंटर की मदद लेके और एनएचएआई को एक्सेस कर सकते हैं। फिर एनएचएआई आपकी इसमें मदद करती है, राइट। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, यानी कि सभी शिकायतें एक ही जगह, आप हाईवे से जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक होता है बेसिकली कि आपको पता रास्ते में बड़े बड़े टोल बने होते हैं। अब इन टोल के साथ एक समस्या होती है, जैसे मान लीजिए ये टोल बना हुआ है, ठीक है, हमारा मान लीजिए गेगल टोल है ना, गेगल जो हमारे किशनगढ़ के पास में। अब यहाँ आसपास के गांव है, ठीक है, इधर कोई गांव होगा, इधर कोई गांव होगा, इधर कोई 10 किलोमीटर में गांव होगा, इधर कोई गांव होगा। अब यहाँ के लोगों को मान लीजिए यहाँ काम है, थोड़ी सी दूर के लिए जाना है, ये बेसिकली यहाँ से निकले, टोल पास किया और यहाँ आ गए। अब इतनी सी दूर में भी इनको टोल देना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली टोल तो है बहुत लंबी दूरी की यात्रा के लिए। तो इस कंडीशन में एक रूल पहले से था कि जो लोकल लोग हैं वो टोल उनकी माफी है, लेकिन पता कैसे चलेगी कौन लोकल है? तो एक नई सुविधा जो है डिजिटल लोकल पास की, वो भी एनएचएआई ने शुरू की है। यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो रहने वाले लोग हैं वो इस राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से लोकल पास की सुविधा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बात इस न्यूज़ से जुड़ी हुई थी। अब आपको पता है ओपन एआई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट क्या है, चैट जीपीटी, जिससे आप सब अवेयर है, जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा है। इसके नए जो सीटीओ है, कंप्यूटर जो इसका विभाग है, यानी कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है इस कंपनी में, इसका जो विभाग है कंप्यूटर, इसका नया जो सीटीओ है वो भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया है। हम पहले ही समझ चुके हैं भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है, जिसके माता पिता में से कोई एक जो है कोनो इंडियन हो, है ना। और बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं, बड़ी जो कंपनीज है, टेक कंपनीज, उनके अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ सवाल भी, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये पहले एलोन मस्क की जो कंपनी है XAI, उसमें काम कर रहे थे, और अब जो है ओपन एआई के सीटीओ बन गए कंप्यूटर विभाग के, है ना। तो ये जो इसकी जो आने वाली जिम्मेदारी, ये इसको संभालेंगे, राइट। और ये दिखाता है कि दुनिया की प्रभावशाली एआई कंपनियों में से एक है चैट जीपीटी, और इस तरह के बड़े पदों पे जो है भारतीय प्रतिभा। फिर वही बात हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब प्रतिभा हमारी है, बड़ी जो कंपनीज है उनकी टॉप पोस्ट पे हमारे लोग हैं, लेकिन ऐसी बड़ी कंपनीज हमारे पास क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है, राइट, है ना। क्योंकि जब हमारे लोग, तो हमारे पास सारा सब कुछ तो अवेलेबल है, फिर हम बना क्यों नहीं पाते, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है, जिसके बारे में हमें लगातार सोचना चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने साइबर जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया है, उसके बारे में बात हुई है। बेसिकली ये अभियान जो है दैनिक भास्कर ने शुरू किया है, ठीक है, और इसमें जो है सीएम ने इसको अटेंड किया। बट हमारे लिए काम की बात यह कि राजस्थान क्या कर रहा है। देखिए, भास्कर क्या कर रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट राजस्थान सरकार ने अब तक साइबर सुरक्षा के मामले में क्या किया है उसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान के 3 इनिशिएटिव है। क्या है? पहला है R4C, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये किसके आधार पे? I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये केंद्र सरकार की योजना I4C। इसी की तर्ज पर R4C जो है राजस्थान सरकार ने बनाया। होता क्या है इसमें? देखिए, एक ही छत के नीचे, यानी एक ही ऑफिस में बैंक का ऑफिसर भी होता है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स करने वाला भी होता है, और साइबर पुलिस के लोग भी होते हैं। तो जब इनके पास कंप्लेन आती है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ए पर्सन ने कंप्लेन करी, ये कंप्लेन इनके पास पहुंचते ही बैंक का जो व्यक्ति है वो इस अकाउंट को क्लोज करेगा, यानी कि फर्दर ट्रांजेक्शन ना हो पाए। पुलिस वाला जो है एफआईआर दर्ज करेगा, और डेटा एनालिटिक्स वाला दोनों को बताएगा कि वास्तव में ये ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है, कितना फर्जी है, और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वापस आ जाए। ये काम है R4C का। दूसरी बात, व्यक्तियों के लिए एक हेल्पलाइन 1930 अवेलेबल करवाई गई है कि इमीडिएट जैसे ही आपके साथ अगर किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको तुरंत कॉल करना, और जितना जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी ही संभावना है कि आपका जो पैसा है वो बच सके। आपको भी एज ए जनरल हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, आजकल बहुत सामान्य है फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह के जो आप यूज करते हैं ऐप, बहुत सावधानी से अपने ट्रांजेक्शन किया कीजिए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है साइबर अटैक्स हो जाते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है। और अपने पेरेंट्स को भी अवेयर किया कीजिए, है ना, कि आप ध्यान से किया करें। और अनवांटेड इस दुनिया में एक चीज़ समझिए,
कोई भी आपको फ्री में कोई फायदा नहीं देने वाला, फ्री कुछ भी नहीं है। और बोला जाता है कि अगर आपको कोई, आप कुछ भी सर्विस नहीं दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बदले, तो आप खुद प्रोडक्ट है ना। तो फ्री जैसा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के लोभ लालच से हमेशा बचना है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे रीजन है इधर भरतपुर सेक्टर में जहाँ पे गढ़ बने हुए इस तरह के साइबर ठगों के, तो उनके सफाई के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस जो है राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, जहाँ पे फर्जी सिम, जो मेवात रीजन है, भरतपुर रीजन है, वहाँ पे म्यूल अकाउंट्स, यानी कि ऐसे भोले वाले लोगों के अकाउंट्स ये लोग ले लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, राइट। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। R4C के बारे में हमने बात कर ली कि राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इंडिया के I4C के आधार पे इसको जो है विकसित किया गया है। एक ही छत के नीचे पुलिस अधिकारी भी होंगे, डाटा एनालिटिक्स भी होंगे, बैंक का नोडल अधिकारी भी होगा, यानी कि ठगी की शिकायत आते बैंक खाता तुरंत ट्रैक करके पैसे फ्रीज किया जा सके। और जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये है बेचारा भोला वाला किसान है ना, ठीक है। अब मोदी जी ने इसका भी खाता खुलवा दिया, जनधन योजना, ठीक है। इसी के गांव का, इसी का भतीजा चाचा कोई भी है, ये थोड़ा बाहर रहता है, इसको इधर उधर किसी ने स्कीम बताई, ये अपने अंकल या अपने जो परिचित है इस एक को बोलता है आप अपना अकाउंट मुझे दे दो, मैं आपको 5,000 रुपये महीने के दे दूंगा। ये बोलते हैं अच्छी बात है यार, अपना क्या जा रहा है, क्योंकि इनको जागरूकता नहीं है। पहली बात जागरूकता नहीं है, दूसरी बात थोड़ा सा लालच भी दे दिया, बेचारे सोचते हैं ठीक है। अब ये बी व्यक्ति इसमें लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन करवाता है अवैध, ठीक है। फिर एक दिन ये पकड़ा जाता है, तो इस अकाउंट के बारे में, तो इस अकाउंट को लेके पुलिस जो है सीधी बेचारी इस ए फार्मर के घर पे जाती है। फिर ये परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इस तरह की चीज़ों से भी अपने को बच के रहना है। सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है, नोडल अधिकारी बैंक का सक्रिय हो जाते हैं, खाते को फ्रीज करते हैं, उसके बाद पुलिस जो है आपराधिक कार्रवाई करती है। इस तरह की पूरी जो प्रोसेस है वो R4C में रहती है, आपको याद रखना। 1930 हेल्पलाइन है, बेसिकली आपको होते ही जैसे 1930 से आप कॉल करेंगे, आपकी जो कंप्लेन है रजिस्टर्ड हो जाएगी, चाहे OTP का फ्रॉड हो, UPI का फ्रॉड हो, कुछ भी हो सीधा। और आपको गोल्डन आवर का मीन है कि शुरुआत में होते ही आपको तुरंत कंप्लेन करनी होती है, राइट। दूसरा ऑपरेशन एंटीवायरस, ये हमने बात कर ली। मेवात रीजन जो अलवर का, डीग और भरतपुर, ये जो एरिया है साइबर ठगी के गढ़ बने हुए हैं। यहाँ पे सेक्सटोर्शन, फर्जी OLX डील, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों पे कार्रवाई होती है। और इस कार्रवाई का जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन एंटीवायरस बोला जाता है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे सिलेबस का सीधा हिस्सा है वन रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें अभी जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसके बारे में संसद में एक सवाल का जवाब दिया है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। संसद में देखिए हमारी प्रतिनिधि सभा है, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं यानी कि जो MP होते हैं, ये अपने सवाल जो है पुट करते हैं, तो मौखिक भी करते हैं और लिखित रूप में भी करते हैं। तो एक सवाल के जवाब में ये जो डेटा है ये दिया गया, और इस डेटा से क्या निकल के आया है कि 2021 से लेके 2023 के बीच राजस्थान जो है यहाँ पे वन सेक्टर में वृद्धि हुई है कितनी, 394.46 वर्ग किमी। और इस वृद्धि के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो ये रैंक अपने को याद रखनी है। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान, है ना। याद रखना है इस तरह से। कितनी वृद्धि हुई है, 394.46 वर्ग किमी। रिपोर्ट ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, देहरादून का जो सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है ये जारी करता है। कब करता है, प्रति 2 साल में, प्रति 2 वर्ष में एक बार इस रिपोर्ट को जो है ये जारी करता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कि राजस्थान ने ऐसा क्या किया है भाई, कौन सी राजस्थान की योजनाएं थी। तो पहला तो ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसके तहत हरित सेक्टर का विस्तार किया है, जैव विविधता का संरक्षण किया है। कैंपा एक फंड होता है, क्या होता है बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया ए है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे वन लगे हुए हैं ना, लेकिन कोई ABC नाम की कंपनी आती है, सरकार से बोलती है यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना जरूरी है। सरकार बोलती है ठीक है लगाओ। उससे पहले यहाँ असेसमेंट होता है कि भाई आप ये तो लगा रहे हो, लेकिन इससे वन का कितनी हानि होगी। तो फिर आइडिया कि अच्छा ठीक है 1500 पेड़ों की हानि हो रही है, तो फिर कुछ पैसे इस कैंपा एक फंड बना रखा है, उसमें जमा कराती है कौन, ये ABC कंपनी। किसके आधार पे, जितने पेड़ों की हानि हो रही है उसके आधार पे। फिर ये 1500 जो पेड़ है ये वापस लगाए जाते हैं, ठीक है।
चाहे तो मनरेगा के माध्यम से हो, किसी जो एनजीओ है उसके माध्यम से हो। लेकिन एक बात समझिए, एक तो है पूरा का पूरा एस्टेब्लिश जंगल, ठीक है, और यहाँ सिर्फ पेड़ ही नहीं होते, पेड़ों के साथ में छोटे जीव जंतु और सारे वन्य जीव वो सब होते हैं। तो एक तो उनका नुकसान हो जाता है सीधा। दूसरा, इन पौधों में से 1500 पौधे लगाए, कितनी गारंटी है कि 1500 के 1500 बड़े पेड़ बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर 100 भी बनते हैं तो बड़ी बात है। और यही सबसे बड़ा पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है। तो इस कैंपा के बदले अब ये रियल ग्राउंड पे कितना है, देखिए डेटा की एक और बड़ी समस्या है, डेटा धरातल पे कितना वेरीफाइड है ये बात कोई नहीं जानता है ना। तो ये इसके आधार पे फिर नगर वन योजना, शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की केंद्र की योजना, इसमें राजस्थान ने काम किया। मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 2026-27 तक कितना 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है, उससे भी जो है फायदा मिला है और राजस्थान का ये क्षेत्रफल बढ़ा है। अब यथा स्थिति की अपनी बात है, अपने को तो जो है न्यूज़पेपर में और सोर्सेस में उसी के हिसाब से अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। अब एक हमारे यहाँ कॉटन कपास की क्या स्थिति है उसके बारे में एक पीआईबी में आर्टिकल था, वहाँ से अपन ने इसको लिया है, ठीक है। कपास क्यों इम्पोर्टेंट है? कपास इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो वस्त्र उद्योग है वो कपास पे आधारित है। और वस्त्र उद्योग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई उद्योग है तो वो वस्त्र उद्योग है, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है, निर्यात भी वस्त्र उद्योग का काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा की क्या होती है, प्राप्ति होती है ना। ये इस वजह से हमारे लिए पूरा जो सेगमेंट है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि कपास के उत्पादन में, कपास की खपत में और कपास के यूज में हम कौन से स्थान पे। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए पूरी दुनिया में तो इंडिया नंबर 1 पे, यानी कि इंडिया में जितने सेक्टर पे कपास की जाती है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। लेकिन एक समस्या हमारे यहाँ है, सेक्टर तो बड़ा होता है लेकिन जब उत्पादकता की बात की जाती है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, तो वैश्विक औसत उत्पादन से हमारे यहाँ कम होता है। वैश्विक औसत उत्पादन, आप थोड़े कन्फ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ। ये एरिया ए है मान लीजिए, ठीक है, ये एरिया बी है। ये बी किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, और ये इंडिया का। ये हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। एरिया क्या है? समान है, ठीक है। यहाँ कपास पैदा की, यहाँ कपास। अब यहाँ इंडिया में मान लीजिए इस सेम एरिया में, ये कुछ भी हो सकता है XYZ, है ना, और ये भी सेम, यहाँ पे हुई 100 गठरी और यहाँ पे होगी 300, तो नेट जो उत्पादकता है वो हमारी 1/3 ही है। यहाँ हमारे यहाँ समस्या है, और ये साफ दिखता भी है, क्योंकि उत्पादन की जब बात आती है तो हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे कौन आ जाता है? चाइना आ जाता है। और उपभोग की प्रयोग की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ वस्त्र इंडस्ट्री अच्छी खासी है, हमने बात करी, तो यहाँ पे भी अपन सेकंड है। तो आपको याद रखना, कपास के सेक्टर के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, जबकि प्रोडक्शन और कंजप्शन, उपभोग और उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना उत्पादन होता है, क्या वो, ये इतना मच इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखिए, हर पुलिस में CLG की भर्ती होती है। CLG क्या होती है? कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये एक थाना है मान लीजिए, है ना, क्या है? पुलिस स्टेशन। अब इस पुलिस स्टेशन के अंडर में मान लीजिए ये विलेज 1 है, ये विलेज 2 है, ये विलेज 3 है ना, ये 3 गांव आते हैं और ये पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन, पुलिस अपने हिसाब से तो काम करती है, ये अच्छी बात है, बट एक कमेटी और गठन करती है पुलिस, किसकी? कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, CLG। क्या रखा जाता है इसमें? इसमें कुछ अच्छे लोग, 2 लोग मान लीजिए इस गांव से ले लिए, 2 इस गांव से, 2 इस गांव से। कैसे लोग? जो सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हो, जिनका चरित्र जो है ठीक हो, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज ना हो, ये व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर होते हैं। और इसमें पुलिस अधिकारी जो है वो भी मेंबर होते हैं। कल को मान लीजिए तीनों गांवों में तनाव हो गया तो पुलिस इन CLG कमेटी के मेंबर का यूज करती है। यूज मतलब कि इनके माध्यम से समझौता करने का, लोगों को समझाने का। पुलिस में बेसिकली ट्रस्ट बड़े लोगों का, इसलिए इसका गठन किया जाता है। अब तक एक नियम था कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है ना, चाहे कांग्रेस बीजेपी कुछ भी, वो इसका सदस्य नहीं होगा। बट अब सरकार ने ये जो है हटा लिया है और बोला है कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है उसको भी CLC का जो सदस्य है आप नियुक्त
कर सकते हो। क्या काम है सीएलजी कमेटी का? पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करती है, ट्रस्ट बहाली का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है, अपराधों की सूचना देती है, सांप्रदायिक जब तनाव होता है तो उसको कम करने में मदद करती है, त्योहारों में आपस में जो समुदाय है उनके और पुलिस के बीच में समन्वय करवाने का जो काम है ये सीएलजी ग्रुप करता है। 18 साल पहले जो है नियम ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर इसका सदस्य नहीं होगा, अब इसको बदल दिया है। तो 75,000 प्लस पदों पे ये नियम लागू होगा। ये मुख्य बदलाव किया है। पात्रता की शर्तें क्या क्या है? देखिए, महिला, एससी एसटी में से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिए, किसमें? सीएलजी कमेटी में, है ना। उसके बाद स्थानीय निवासी होना चाहिए, इन 3 गांवों में से ही होना चाहिए जो थाना सेक्टर में आते हैं। ऐसा नहीं है कोई अदर गांव जो किसी और था वहाँ नहीं। न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया गया हो, आपराधिक मामला उसके खिलाफ विचाराधीन ना हो, और संपत्ति या किसी भूमि विवाद में शामिल नहीं हो। ये जो है शर्तें हैं जिसके आधार पर इनका चयन किया जाता है। आगे मिशन मौसम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भारत को मौसम के लिए तैयार करने के लिए 14 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है ना। बेसिकली लोगों को मौसम से संबंधित जो जानकारी है सटीकता के साथ देना, ये इसका उद्देश्य था। और आप देखते होंगे पिछले 2-3 सालों में बहुत कॉमन हो गया है, गांव का 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी बोलता है सीधा कि आज शाम को 4 बजे बारिश होगी। आपने बहुत बहुत कॉमनली सुनी होगी। और लगभग 4 बजे के आसपास माहौल बन जाता है और लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ बारिश बन भी जाती है। कैसे? क्योंकि हम गूगल पे मौसम का जो अपडेट है वो देख लेते हैं ना। और आपकी मदर फादर भी आपको बोलते होंगे कि अरे आज का बताना क्या, बारिश का क्या है, अभी कुछ दिन बारिश नहीं आ रही, तो आपसे पूछा गया होगा कब तक आएगी बारिश, है ना। ऐसा बहुत कॉमनली। तो ये सारी चीज़ें किसे, इस मिशन मौसम के तहत जो अपडेट है, जो रियल टाइम अपडेट है अच्छे डेटा के साथ में, उसकी वजह से संभव हो पाया है। अगली पीढ़ी के रडार इसमें यूज़ होते हैं, पवन प्रोफाइलर इसमें यूज़ होते हैं, उपग्रह ऊपर तैनात कर रखे हैं जो हाई रेजोल्यूशन के साथ वायुमंडल का अवलोकन करते हैं कि भाई यहाँ बादलों की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, कब तक क्या संभावना, उस हिसाब से। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का इसमें उपयोग किया जाता है, इससे सटीक और तेज मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, तकनीक का समावेशन इसके तहत किया जाता है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के तौर पे भी काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अजमेर जिला कलेक्टर ने आदेश दिया कि 2 दिन के लिए जो स्कूल है उसकी छुट्टी रहेगी क्योंकि भारी बारिश की संभावना। ये संभावना किस आधार पे? ये मिशन मौसम के आधार पे जो है उनको इनपुट मिला है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में अगले 2 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है ना। आगे देखिए, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमने अब तक कोई बात नहीं की है ना। बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ बात करने लायक था भी नहीं, सारी पॉलिटिकल और उस तरह का मामला था। बट अब एक हमारे एग्जाम के हिसाब से काम की चीज़ आई है, वो ये है कि पीएम ने अभी अनाउंस किया है सुबह सुबह कि फास्ट ट्रैक जो अदालतें हैं उनका गठन किया जाएगा। बेसिकली किसके लिए? जो लोग पेपर लीक में शामिल रहे हैं, पेपर लीक में शामिल लोगों के चार्ज ट्रायल के लिए, उन पे जो आरोप लगे इसका ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। अब फायदा क्या है? ऐसा क्या बदलता भाई इससे? देखिए, जनरल जो कोर्ट होती है उसमें बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग होते हैं। तो एक बार आपकी मान लो सुनवाई होगी, फिर अगले 20 दिन तक कोई सुनवाई नहीं, फिर अगले 50 दिन तक, तो मुकदमे का निस्तारण होने में, लोगों को सजा होने में सालों लग जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हियरिंग हर दिन के साथ होती है, हर दिन सुनवाई होती है और इसमें समय भी होता है कि 30 दिन से 90 दिन में आपको मामले का डिस्पोजल करना है। या हालांकि अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में अलग अलग हो सकती है, किसी में 30 दिन हो सकती है, किसी में 90 हो सकती है। तो इससे क्या होता है, जो जजमेंट है वो जल्दी आ जाता है ताकि पीड़ित को समय पे न्याय मिल जाता है। क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। क्या होता है इसमें कि न्याय में जो देरी है ना, ये न्याय नहीं मिलने के बराबर है, ठीक है। और आप देखते होंगे कई सारे, आप अखबार में भी पढ़ते होंगे कि व्यक्ति खुद ही मर गया, उसको न्याय नहीं मिला, सालों तक वो कोर्ट में लड़ता रहा, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ और 6 करोड़ के आसपास जो मुकदमे है, 6.5 करोड़ वो पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में। तो कहाँ पे समय पे न्याय मिलेगा? इसलिए पीएम ने बोला है कि पेपर लीक पे फास्ट ट्रैक अदालतों का जो है गठन किया जाएगा।
है ना। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। ये तो चलो उनकी बात थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि फास्ट ट्रैक अदालतें क्या होती है और इसका गठन किया जाएगा बेसिकली, है ना। उसके बाद सन 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक अदालतों का जो है प्रावधान किया गया। ये आपको याद रखना है। कब किया गया? 2000 में। कौन से वित्त आयोग की सिफारिश पे? 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। यह याद रखने वाली बात है। शुरू में लक्ष्य कितना था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डे टू डे हियरिंग होती है, यानी कि हर दिन सुनवाई होती है इसमें, ठीक है, टाल मटोल नहीं होता। निश्चित सीमा होती है, जैसे पोस्को से संबंधित जो यौन अपराध होते हैं उसमें 60 से 90 दिन में निपटारा करना होता है, ठीक है। तभी संभव है। आपने देखा एक न्यूज़ आई कि ऐसे ऐसे किसी बच्चे के साथ में गलत किया और अगले 90 दिन में ही जो है उनको उम्र कैद मिल गई, है ना। ऐसा संभव किस लिए हो पाया? फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है, ठीक है। और हर तरह के मामले नहीं सौंपे जाते, विशिष्ट मामले इनको सौंपे जाते हैं। और जस्टिस डिलेड वाली हमने बात कर ली, तो ये सारी बात थी। अब राजस्थान सरकार ने एक और अच्छा काम किया है। क्या किया राजस्थान सरकार ने? देखिए, आपने सुना होगा बीकानेर में, जोधपुर में और भी कई सारी जगह, कोटा में, जो प्रसूताएं थी, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनके ट्रीटमेंट में लापरवाही हुई और बहुत सारी महिलाओं की डेथ हुई इसमें। अब इसकी वजह से सरकार सीरियस हुई है और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रावधान किया है प्रसव सखी का। क्या नाम रखा है? प्रसव सखी। तो आपको बात तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगी एग्जाम में, ना। हाई रिस्क गर्भवती, जो जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में होती है, उनके लिए इस प्रसव सखी का जो है प्रावधान किया है। क्या करेगी बेसिकली प्रसव सखी? देखिए, हेल्प करेगी। अस्पताल पहुंचने पे प्रिंक एप्रिन में ये प्रसव सखी रहेगी। इनका अलग जो है ड्रेस कोड डिसाइड किया गया है। जांच, उपचार, इन सारी जो सेवाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करेगी और इमोशनली और मेडिकली सहायता के लिए हमेशा उस पेशेंट के साथ में ये रहेगी। साथ में डिस्चार्ज तक जो है इनकी लगातार हेल्प करेगी। तो ये एक अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है। किसने किया? राजस्थान सरकार ने, ठीक है। अब फुटपाथ पे एक डिसीजन आया था नागरिक गरिमा को लेके सुप्रीम कोर्ट का, और फुटपाथ को जो है राइट, फंडामेंटल राइट जो है इन्होंने घोषित कर दिया था। अब अपने को ये समझना अपने एग्जाम के हिसाब से कि भाई ये कौन से, आपको पता 12 से 35 आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट है। अब इनमें से कौन कौन से आर्टिकल है जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया? तो 2 आर्टिकल है। कौन कौन से? एक 19(1)(d), ठीक है, और दूसरा है आर्टिकल 21। इन 2 के तहत जो फुटपाथ वाला अधिकार है वो आएगा। बात समझ आई? देखिए, न्यायालय ने फुटपाथ पे सुरक्षित चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बोल दिया कि ये भाई नॉर्मल अधिकार नहीं, ये तो देना ही देना है आपको। अनुच्छेद किसके तहत? 19(1)(d) आवागमन की स्वतंत्रता के तहत, और दूसरा अनुच्छेद 21 जीवन एवं गरिमा की अधिकार के तहत, है ना। ये दोनों, अभी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ भी रहे हैं तो बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे इस बात को। क्या समस्याएं थी? देखिए, दुकान, रेहड़ी पटरी वालों द्वारा ये अतिक्रमण कर लिया जाता, तो बेसिकली लोग यहाँ पे कैसे चले? जब यहाँ नहीं चलेंगे, ये सड़क है, सड़क के ऊपर चलेंगे तो यहाँ से पीछे से कोई वाहन आएगा और दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो जाएगा। और बेसिकली एक बच्चा दुर्घटना का शिकार हुआ था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। अब जो फुटपाथ है भी तो वो टूटी हुई है या फिर अनुपस्थित है तो भी कोई फायदा नहीं। सिटीज की जो प्लानिंग की जाती है वहाँ सोचा ही नहीं जाता कि यार पैदल यात्रियों के अधिकारों के बारे में, कि भाई फुटपाथ बनाना भी है। और अब इसके बाद जो है इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं। आप जब विश्व के बाकी देशों में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है फुटपाथ होता है, अलग से साइकिल ट्रैक होता है, ठीक है। तो इससे क्या सहूलियत होती है लोगों को। और सरकारी पहले क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, अमृत योजना चल रही है शहरों के पुनरुद्धार के लिए, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज 2020 चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनिशिएटिव सरकार के ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आज की ये हमारी डिस्कशन थी। ब्रिटेन के पीएम के बारे में हमने बात करी, क्यूडेन का वैक्सीन जो कि डेंगू के लिए बनी है उसके बारे में हमने बात करी, NHAI के हेल्प सेंटर के बारे में बात करी, वन वर्दी में राजस्थान के स्थान के बारे में और साइबर हेल्पलाइन के बारे में बात करी। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन अच्छी रही हो, और अच्छी रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फायदेमंद रही हो। चलिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।